गाइस वेलकम टू आर्गोलॉजिकल पॉइंट। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि एपिग्राफी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लगभग मैंने 50 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किया है, तो एक एक करके उसको देखेंगे। उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि अभिलेख किसे कहते हैं और अभिलेख के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, और उसमें कई सारे एग्जाम्पल को मैं डिस्कस करूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा एपिग्राफी में। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप पूरा देखें। अगर आपको मेरी बातें बोरिंग लगे तो आप सीधे आगे क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं, लेकिन आई होप कि मैं आपको बोर नहीं करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं एपिग्राफी फॉर यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि अभिलेख किसे कहते हैं। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? A historical, religious or other record cut, impressed, painted or written on stone, brick, metal or other hard surface called the inscription। मतलब उसे अभिलेख कहते हैं, जो कि या तो वो हिस्टोरिकल हो सकता है या धार्मिक हो सकता है, ठीक है, या कुछ अदर रिकॉर्ड हो सकते हैं। कट, इम्प्रेस्ड, पेंटेड मतलब या तो वो पेंट किया हुआ हो या फिर इम्प्रेशन उस पर हो, या वो लिखा गया हो स्टोन पे, इंग्रेविंग किया गया हो। ठीक है, हार्ड सरफेस पे, उसको आप इंस्क्रिप्शन कहेंगे। एक छोटा सा मैंने इमेज यहाँ पे लगाया है ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर फिर भी। ठीक है, अब सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, मतलब कितने टाइप्स के इंस्क्रिप्शन होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंस्क्रिप्शन सच एज कमर्शियल, कॉमेमोरेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिडेक्टिक, डोनेटिव, डेडिकेटिव एंड इलोजिस्टिक एंड रिलीजियस। ठीक है, लगभग इतने टाइप के इंस्क्रिप्शंस होते हैं। उनमें कुछ टाइप्स इम्पोर्टेंट है, तो बेसिकली एक एक करके देखेंगे और एग्जाम्पल भी इसका समझिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड होगा थोड़ा ब्रॉड होगा। कमर्शियल इंस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। तो कमर्शियल इंस्क्रिप्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हड़प्पन सील्स। ओके, दे वर यूज्ड वाइडली बाय द सी फेयरिंग ट्रेडर्स। ठीक है, एंगेज्ड इन फॉरेन ट्रेडर्स। अ लॉट ऑफ सच सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द इंडस वैली। मतलब आपको पता है कि सबसे अर्ली इंस्क्रिप्शन अगर भारत में कहीं मिलते हैं तो वो सील्स पे मिलते हैं। ठीक है, उसके पहले जो है कि मतलब मिलते हैं, इंग्रेविंग्स मिलते हैं रॉक आर्ट में, लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो आपका हड़प्पन सील्स में मिलता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अभी तक ये अनडिसाइफर्ड है, और अब तक लगभग 3500 कितने 3500 सील्स मिल चुके हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स हैं वहाँ से मोर देन 3500 सील्स मिल चुके हैं। और जो मैक्सिमम सील्स मिला है वो मोहनजोदारो से मिला है। अगर कभी क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा सील्स कहाँ से मिला है, तो वो आपका मिला है मोहनजोदारो से। आपको मोहनजोदारो बारे में नाम सुना ही होगा आपने, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है मोहनजोदारो। ठीक है, मैं इतना लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि स्पेस उतना नहीं है। ठीक है, तो मोहनजोदारो से मिला है। और अगर क्वेश्चन कभी ऐसा है कि सबसे ज़्यादा स्क्रिप्टेड सील कहाँ से मिला है, तो वो हड़प्पा से मिला है। स्क्रिप्टेड मतलब जिस पर इंस्क्रिप्शन हो, तो वो आपका मिला है हड़प्पा से। सबसे ज़्यादा स्क्रिप्ट वाला सील्स जो है हड़प्पा से मिला है। लेकिन अगर नंबर की बात करें सबसे ज़्यादा, तो मोहनजोदारो से मिला है। इतना आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड में बढ़ते हैं। सेकेंड है कॉमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन। ये कॉमेमोरेटिव जो इंस्क्रिप्शन है, इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या करता है, इसमें आप पढ़ेंगे रिकॉर्ड्स मेनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। मतलब कॉमेमोरेटिव जो इंस्क्रिप्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, मतलब महत्वपूर्ण घटनाओं को जो है ये उसमें मेंशन करता है। जैसे बर्थ एंड डेथ ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़। ठीक है, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़। एक एग्जांपल दिया है इसने कि जो है कॉमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन कहते हैं कि जिसमें किसी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का डेथ हो या किसी का बर्थ हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ तो जैसे कि महावीर स्वामी है या गौतम बुद्ध है या फिर और भी कोई जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हिस्टोरिकल रह चुके हैं, उनका अगर डेट ऑफ बर्थ और या उनका डेथ
का अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है द रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन। ठीक है, रुमिनदेई में क्या है आप जान लीजिए कि रुमिनदेई जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से आपको जानकारी मिलती है कि वो जगह जो है गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस था, और वो इंस्क्रिप्शन भी है। आपको पता है ये आपके यूजीसी नेट का सिलेबस भी है और उसमें आता है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन यहाँ से। तो इसके बारे में आप रुमिनदेई के बारे में जो इंस्क्रिप्शन है कुछ और भी पॉइंट्स जान लीजिए। कभी कभी इसका नाम बदल के दे देगा आपको लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और इसका नाम एक और भी है पडरिया इंस्क्रिप्शन, चूँकि पडरिया नामक गांव में है। ठीक है, तो इसको पडरिया इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं और लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। और इस अभिलेख का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष वो जाता है और यहाँ पे जो है कि वो कुछ पत्थर के एक स्तंभ गड़वाता है और चारों तरफ से उसको घेरता है। ठीक है, और उस पर वो मेंशन करता है, अपनी यात्रा को करवाता है। ठीक है, और सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें अर्ली टैक्स के बारे में मेंशन किया गया है कि वहाँ पे जो कर लगे थे 1/6 उसको वो 1/8 कर देता है। मतलब वहाँ का जो कर है टैक्स लोगों के ऊपर उसको वो घटा देता है। तो कभी अगर क्वेश्चन अगर आए कि सबसे अर्लीस्ट एविडेंस आप टैक्स किस इंस्क्रिप्शन में मिलता है तो आपका वो रुमिनदेई होगा, लुम्बिनी होगा और पडरिया इंस्क्रिप्शन होगा। ये तीनों इंस्क्रिप्शन एक ही है, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। क्योंकि नीट एग्जाम में क्या कर रहा है कि वो इंस्क्रिप्शन का नाम बदल बदल के दे रहा है, कई बार ऐसा उसने किया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पेपर सेट कर रहा है उसका माइंड क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन, मतलब जो आधिकारिक इंस्क्रिप्शन होते हैं वो। अशोका इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन हैज डिस्क्राइब विविडली अबाउट द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। मतलब अशोक ने अपने एक अभिलेख में जो है कि उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके बारे में उसने उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी माने उनका जो कर्तव्य है उसके बारे में उनको याद दिलाया है, जिसमें कि आपने नाम सुना होगा प्रादेशिक, राजुक और युक्त। इन तीनों के बारे में आप जान लीजिएगा। बेसिकली अगर मैं गलत नहीं, शायद ये 5वें जो अभिलेख है आप इसको चेक कर लीजिएगा। जो 5वां अभिलेख है शायद उसमें जो है ये मेंशन किया गया है। ठीक है, वो मेंशन किया गया है कि प्रादेशिक का शायद वो करता है, मतलब कि ये इस पोस्ट का निर्माण करता है। तो इनको वो जो है कि आज्ञा देता है बहुत सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब जो ऑफिसर को जो ऑर्डर दिया गया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन के अंतर्गत आएगा। नंबर 4 देख लेते हैं। ये है आपका डिडेक्टिक एंड रिलीजियस। ठीक है, तो डिडेक्टिक एंड रिलीजियस इंस्क्रिप्शन बोथ आर डील विद द मैटर्स रिलेटिंग टू द रिलीजन और मोरलिटी। ठीक है, मतलब अगर कोई भी इंस्क्रिप्शन रिलीजन मतलब धर्म संबंधित है या मोरलिटी संबंधित है, मोरालिटी आपको पता ही है से संबंधित है, तो वो आपका डिडेक्टिक या रिलीजियस इंस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या है, इसमें एग्जांपल ये कि द एडिक्ट ऑफ अशोका, आप यहाँ पढ़ेंगे द एडिक्ट ऑफ अशोका पॉपुलरली नोन एज द धम्मलिपि। ठीक है, जो अभिलेख इसने मतलब निकलवाए थे अशोक ने। आप लोग याद रखिएगा कि जो ईरान का शासक डेरियस था उससे प्रभावित होकर अशोक ने स्तंभ लेख गढ़वाना या बनवाना शुरू किया था। ठीक है, अब यहाँ पे धम्म लिपि था, वर इंस्क्राइब ऑन द पिलर्स कॉल्ड धम्म स्तंभ, उसे धम्म स्तंभ कहते हैं। बेसिकली आपको पता है कि शायद 12वें अभिलेख में जो है कि अपने धम्म लिपि का बहुत अच्छे से प्रचार करता है और ये कहता है कि हमने जो है कि ऐसा किया और बहुत सारे जो है कि लोगों ने इसको अपनाया, मतलब अपनी उन 14वें अभिलेख में या 12वें में। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा देख लेना। वो ये कहता है कि मतलब मैंने इतना धम्म लिपि का प्रचार किया तो इसको जो है कि नेबरिंग जो कंट्रीज है वो भी इसको फॉलो कर रहे हैं। अपनी सफलताओं का वर्णन करता है, धार्मिक सफलताओं का वर्णन। तो आप देख लेना कि धार्मिक सफलताओं का वर्णन 14वें में है, 12वें में है। मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ ताकि आप उन चीज़ों को देखो, हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आ जाए। सच एज द काइंडनेस, पार्डन एंड नॉन वायलेंस। आपको पता ही है काइंडनेस मतलब दयालुता जिसे कहते हैं, पार्डन मतलब माफ़ कर देना, नॉन वायलेंस का मतलब होता है कि अहिंसावादी। आल्सो टॉक अबाउट द फंडामेंटल मोरल भी होता है, आपको पता है, जिसमें झूठ ना बोलना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चोरी ना करना। प्रिंसिपल फॉर द
betterment of family life. This moral principle include mercy, charity and truthfulness and purity etc. तो अगर ऐसे मोरल और मतलब जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको आप रखेंगे डिडक्टिक या रिलीजियस में। जो नंबर 5 है वो है आपका डोनेटिव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, डोनेटिव इंस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये क्या नाम है, आपने पता होगा कि जो 5वां अभिलेख है उसमें धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है। ठीक है, जो 5वां अभिलेख है उसमें वो धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है। धम्म महामात्र का मतलब या धर्म महामात्र का मतलब ये है कि जो इसके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है उसको, तो धर्म महामात्र की नियुक्ति किस में करता है, अपने 5वें अभिलेख में करता है और वो अभिलेख उसके 13वें वर्ष का है। ठीक है, 5वां अभिलेख 13वें वर्ष का है जिसमें धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है। आप इतना याद रखना। उसके बाद क्या है, डोनेटिव इंस्क्रिप्शन। द डोनेटिव इंस्क्रिप्शन generally refers to the donation of caves or building for the residence of monks brahmanas। मतलब ये कह रहे हैं कि जो डोनेटिव इंस्क्रिप्शन इसमें मतलब दान दिया गया है। डोनेटिव इंस्क्रिप्शन में दान दिया गया है किसका, केव्स का। केव्स आपको पता है ये किसे कहते हैं, और बिल्डिंग्स मतलब जो भी चीज़ें मतलब उस समय थी वो दिया गया। किसको दिया गया, मॉन्क्स मतलब जो भिक्षु होते हैं उनको, ब्राह्मण्स मतलब ब्राह्मणों को। आपको पता होगा सबसे पहले सातवाहनों ने शायद शुरू किया था दान देने की प्रथा, जमीन दान देने की प्रथा सबसे पहले सातवाहनों ने शुरू किया था। तो आपको पता ही है कि मेनी सच कापर प्लेट्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री विच रिफर्स टू द ग्रांट ऑफ लैंड। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे कॉपर प्लेट्स मिलते हैं जिसमें कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को दान की गई है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। इसमें आपका नापान का कार्ले इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नापान का कार्ले इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप कि इसके बारे में आपको पता होगा। कार्ले इंस्क्रिप्शन जो है कि नापान का 120 एडी में या 120 सीई में बना था और वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा जो है कि चैत्य है। इतना ध्यान दीजिएगा कार्ले के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डेडिकेटिव इंस्क्रिप्शन के बारे में कि डेडिकेटिव इंस्क्रिप्शन जो है वो क्या है। डेडिकेटिव का मतलब ये है कि रॉकेट केव्स इन मॉडर्न डे बिहार, एंशियंट मगधा, जिसे जहानाबाद भी कहते हैं, मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगा। ऑन द बराबर केव एंड नागार्जुनी केव, आपने बराबर और नागार्जुनी केव का नाम जरूर सुना होगा। ये बेसिकली बिहार के जहानाबाद में है। बराबर में 4 गुफाएं हैं और नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं और ये दोनों जो केव है ये एक ही पहाड़ी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में और आगे देख लेते हैं। हिल्स कंटेंट सम डेडिकेटरी इंस्क्रिप्शन, मतलब यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, यहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो कि डेडिकेटेड किया गया है मंक्स को, गुफाओं को मतलब दान किया गया है। अब किसको किया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। अब मौर्यन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, मतलब मौर्यन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में वहाँ पे मिला है। सम ऑफ दीज आर एट्रीब्यूटेड टू द अशोका हिमसेल्फ वाइल अदर आर एसोसिएटेड विद द अशोका ग्रैंडसन, मतलब जो अशोक का पोता था उसने भी डेडिकेटेड किया है मॉन्क्स को, भिक्षुओं को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन द केव वर मीन टू बी यूज्ड बाय एस्थेटिक्स। ठीक है, एस्थेटिक मतलब जो मतलब शायद ही नास्तिक थे। ठीक है, नेमली द आजीविकास। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बराबर केव है या नागार्जुनी केव है बेसिकली आजीविकास के लिए, आजीविक एक संप्रदाय है, आपको इसके बारे में पता होगा कि आजीविक एक संप्रदाय जो कि 600 BC में ये इनका जो है कि उद्भव हुआ था। ठीक है, और ये नास्तिकवादी थे और ये नियतिवादी में विश्वास करते थे। नियतिवादी का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि अभी रिसेंटली एक एक्टर का डेथ हो गया, इसका नाम था सिद्धार्थ शुक्ला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनका मानना है कि जो हो रहा है वो पहले से निश्चित है कि वो होना ही है। मतलब ये कर्म में विश्वास न करके बल्कि इसमें विश्वास करते हैं कि जो सब कुछ तय है, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसे नियतिवादी कहते हैं। और एस्थेटिक्स में नास्तिकवादी का मतलब क्या होता है, नास्तिकवादी का मतलब ये नहीं होता है कि आपका भगवान में विश्वास नहीं है।
नास्तिकवादी का मतलब ये होता है कि आपको भगवान में विश्वास है पर आपको वेदों, पुराणों और उपनिषदों पे भरोसा नहीं है, आपको कर्मकांडों में भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये थे आजीविकास जिनको डेडिकेटेड किया गया था वो केव। और उस केव के बारे में एक बात बता दूं कि वहाँ पे अशोक का जो पॉलिश मिलता है, उसमें जो इंस्क्रिप्शन है उस पर पॉलिश मिलता है और बहुत चमकीला है। अगर कभी आप वहाँ जाएंगे तो आपको मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत अद्भुत लगेगा आपको वो इंस्क्रिप्शन देख करके, जो कि बराबर के पे है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अभी तक तो हमने ये समझा था कि कितने टाइप्स के जो है इंस्क्रिप्शन होते हैं और इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम किलड़ी, इसे किलड़ी भी कहते हैं, कुछ लोग किलाड़ी भी कहते हैं। वी हैव AMS डेट्स ऑफ तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑन इंस्क्राइब पॉट। किस पे मिला है? पॉट पे मिला है। पॉट मतलब क्या? बर्तन, मतलब जो बर्तन के टुकड़े होते हैं, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े होते हैं, उस पे मिला है तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जिसे इंग्रेविंग्स भी कहते हैं या ग्रेफिटी मार्क्स भी कहते हैं। ठीक है, तो उसका AMS डेट किया गया है, जिसकी रेटिंग आई है 600 BC। और ये क्वेश्चन पिछली बार जो है एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कि कहाँ से हमें जो है कि अर्ली डेट मिलते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट की। और आप ये जान लीजिए कि ब्राह्मी से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। और एक क्वेश्चन आपका डेटिंग से, वो आना ही आना है। तो थोड़ा सा हम लोग AMS के बारे में देखेंगे कि AMS क्या है। हम लोग देखेंगे कि AMS क्या है। ओके, तो जो AMS है इसको कहते हैं एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसका जो फुल फॉर्म है आप लोग गूगल से भी सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि AMS के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके बारे में कुछ। इसमें सिर्फ आपको जो सैम्पलिंग लेना पड़ता है वो 20 मिलीग्राम से लेकर के 500 मिलीग्राम तक आपको सैंपल लेना पड़ता है। मतलब इसमें कार्बन डेटिंग के मुकाबले बहुत कम सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओनली 20 मिलीग्राम तक आप सैम्पलिंग कर सकते हैं। जैसे सैम्पलिंग किस चीज़ का कर सकते हैं? सीड्स, वुड, चारकोल, बोन्स, इनका आप 100 ग्राम तक ले सकते हैं सैम्पलिंग। और ये डेट कहाँ से कहाँ तक करता है? मिनिमम 100 साल तक की चीज़ों को आप डेट कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं मिनिमम 100 साल से लेकर के आप 50,000 साल तक की डेटिंग कर सकते हैं। मीन्स फ्रॉम 100 ईयर टू 15,000 ईयर यू कैन डेट बाय द AMS डेटिंग। और आपको AMS के बारे में एक थोड़ा सा और जानकारी मैं देना चाहूँगा कि अभी जो है रिसेंटली मुंबई यूनिवर्सिटी में AMS डेटिंग की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, इसके पहले भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और पूरी दुनिया में जो है टोटल 45 लैब्स हैं, जिनमें से एक आपका इंडिया में मुंबई यूनिवर्सिटी में रिसेंटली जो है लगाया गया है। बात समझ रहे हैं? इसके बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है किलाड़ी, कोडुमनाल और पोरुनथाल, यहाँ से हमें तमिल ब्राह्मी के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं 600 BC में। तो हो सकता है कि पिछली बार उसने किलाड़ी का नाम लिया था, इस बार वो जो है कोडुमनाल का नाम ले ले या फिर पोरुनथाल का नाम ले ले। शायद उसने कोडुमनाल नाम लिया था। तो आप इन तीनों साइट को याद रखना, किलाड़ी, कोडुमनाल, पोरुनथाल, जहाँ से आपको 600 BC में तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड खत्म। अब किलाड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किलाड़ी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? किलाड़ी जो आपका है वो वैगई वैली में है और वैगई नदी के किनारे है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए किलाड़ी जो है वैगई वैली में है और तमिलनाडु में है। और ये संगम एरा का साइट है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको संगम एरा के बारे में पता होगा। ठीक है, और किस जिले में है? शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में है। किलाड़ी इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट, राइट। और यहाँ से 14 डेट्स है 600 BC का, 600 BC से लेकर के 100 BC, 100 AD तक का, सॉरी 600 BC से लेकर के, ठीक है, 600 BC टू 100 AD तक का है। ये ध्यान दीजिएगा। कहाँ से? किल्डी से। उसके बाद हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है कि डेटिंग किया गया है, और डेटिंग कहाँ से करवाया गया है? एक जो है कि लैब सेंटर है जिसका नाम है बेटा एनालिटिक लैब इन मियामी। ठीक है, क्या है? बेटा एनालिटिक लैब इन मियामी, फ्लोरिडा, USA। मतलब जो यहाँ से डेटिंग करवाई गई है C14 डेटिंग, वो USA से कराई गई है।
बीटा एनालिटिक लैब इन मियामी फ्लोरिडा। मैक्सिमम जो है कि इंडिया में जो डेटिंग होती है वो बाहर से ही लोग करवाते हैं। बाहर से करवाने के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि थोड़ा सा उसको उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं अगर आप बाहर से करवाते हैं तो। इसलिए जो है कि इंडिया से भी डेटिंग कराते हैं और बाहर से भी लोग डेटिंग करवाते हैं। ओके, अच्छा एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक इंडिया में भी जो है सेंटर है जहाँ पे आपका C14 डेटिंग होता है और ये एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, जिसका नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ। ठीक है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ, जहाँ से जो है C14 डेट किया जाता है। ठीक है, और C14 डेट लगभग आप 40,000 तक कर सकते हैं और AMS डेटिंग आप कर सकते हैं 50,000 तक। AMS डेट में बेनिफिट ये है कि आपको सैम्पलिंग कम लेना पड़ता है और वो बहुत एक्यूरेट होता है कंपेयर विथ C14। AMS डेटिंग बहुत एक्यूरेट है। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि तमिलनाडु प्लस केरला में आपको 600 BC मीन 600 BC का आपको तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन मिल रहा है। मैंने आपको तमिलनाडु की साइट्स तो बता दी पर केरला का मुझे नहीं पता, तो आप लोग अगर साइट पढ़िएगा थोड़ा केरला के पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, केरला से भी कुछ मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है खरोष्टी नोन एज द इंडो बैक्टीरियन स्क्रिप्ट। ठीक है, खरोष्टी नोन एज द इंडो बैक्टीरियन स्क्रिप्ट, इसकी रेटिंग है 400 से लेके 300 BC मीन्स 400 to 300 BC, रिटन राइट टू लेफ्ट। ठीक है, रिटन राइट टू लेफ्ट, और ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान, आल्सो यूज्ड इन सेंट्रल एशिया। तो एक बहुत छोटा सा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है खरोष्टी के बारे में कि खरोष्टी जो है इंडो बैक्टीरियन लैंग्वेज से भी इसे कहते हैं और इसकी रेटिंग है आपका 400 से लेकर 300 BC। ये किधर से किधर लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट, और जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जो खरोष्टी है वो आपका राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है और इसका जो एरिया है वो है अफगानिस्तान, आल्सो यूज्ड इन सेंट्रल एशिया। अगर आप सेंट्रल एशिया की बात करेंगे तो सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्री आएंगे, जैसे मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान, ईरान, रसिया का कुछ पार्ट, तो इन सब का कुछ कुछ पार्ट मिला करके जो सेंट्रल एशिया बनता है। बात समझ गए आप? आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ब्राह्मी रिटन लेफ्ट टू राइट। ब्राह्मी खरोष्टी में मूलभूत अंतर यह है कि वो राइट टू लेफ्ट लिखा था है और ब्राह्मी जो है लेफ्ट टू राइट लिखा था, जैसे आज के डेट में हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनुराधापुर साइट इन श्रीलंका, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन डेट्स गोज बैक टू द 400 BC। ओके, तो हम बात कर रहे थे कहाँ, अनुराधापुर के बारे में। अनुराधापुर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अनुराधापुर जो है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जब भी अनुराधापुर या श्रीलंका का नाम आए तो आपके माइंड में एक चीज़ आ जाना चाहिए, आलू लेनी, बेटा टुम्बा लेना, ठीक है, बेटा लेना, ये सब नाम आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेसोलिथिक साइट्स वहाँ से है। क्लियर है? ये सब आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। और ये जो अनुराधापुर है ये अर्ली कैपिटल ऑफ श्रीलंका है। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंघल द्वीप मिलता है या सिंघल मिलता है, तो अनुराधापुर जो है कि उसका कैपिटल भी रहा है। और एक पॉइंट इसके बारे में है कि ये दुनिया का लॉन्गेस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू इनहैबिट सिटी रही है। जैसे आपको बनारस के बारे में पता होगा कि ऐसा माना जाता है कि बनारस सालों से ही जो है कि ऐसा ही रहा है, कभी उसका विनाश नहीं हुआ है। इसी तरीके से अनुराधापुर के बारे में भी यही कहानी है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज अर्लीस्ट रीडेबल स्क्रिप्ट फॉर अस। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपको पता है कि जो है कि हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है उसका अभी तक जो है कि डिसाइफरमेंट नहीं हो पाया है, तब तक हमारे लिए जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही रीडेबल है। क्वेश्चन नंबर 8, इन बुद्धिस्ट ग्रंथास ललित बिस्तर, ठीक है, इन बुद्धिस्ट ग्रंथ जो है कि ललित बिस्तर एक जो है ग्रंथ है बुद्धिस्टों का, जिसमें 64 मीन 64 स्क्रिप्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, बस मैं इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, द फर्स्ट नेम इज ब्राह्मी एंड सेकेंड इज खरोष्टी। ब्राह्मी नहीं, बम्बी साइड लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको, खैर जो भी हो आप समझ लीजिए। जो पहला नाम उसमें ब्राह्मी मेंशन किया है और सेकेंड खरोष्टी। तो ललित बिस्तर में 64 स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी मिलती है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्क्रिप्ट वाज रीड बाय द
आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर जेम्स प्रिंसिप, एक्चुअली शायद यहाँ मैंने बाई मिस्टेक आर्कियोलॉजिस्ट लिख दिया है, ये न्यूमिस्मेटिशियन थे, ठीक है, और आर्कियोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं पर न्यूमिस्मेटिशियन थे जहाँ तक मैं जानता हूँ जेम्स प्रिंसिप के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने 1837 में इन्होंने ब्राह्मी का मतलब डिसाइफरमेंट किया था। कैसे किया था वो भी आगे देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, द वर्ड नेक्स्ट ऑफ दानम दैट वाज डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसिप फ्रॉम सांची स्तूप। सांची स्तूप पे एक जो है कि इंस्क्रिप्शन है, ये एक अभिलेख है जिसमें दानम शब्द मिलता है। दानम शब्द से इन्होंने डिसाइफरमेंट किया था ब्राह्मी का, ओके। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया जाए, क्योंकि एपिग्राफी में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट ही किए जाते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11, ब्राह्मी मदर ऑफ ऑल साउथ एशियन स्क्रिप्ट। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मी को मदर कहा जाता है, मतलब ब्राह्मी से ही जितने भी स्क्रिप्ट है साउथ एशिया के वो उद्भूत हुए हैं या उनकी उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, खरोष्टी जो है 400 से लेकर 300 BC जो मैंने आपको ऊपर बताया था, एंड एनालिसिस ऑफ द स्क्रिप्ट शो अ क्लियर डिपेंडेंसी ऑन द अरमेक अल्फ़ाबेट। इसमें आप मोटा मोटा पॉइंट इतना याद रखिएगा कि जो अरमेक है, अरमेक से ही खरोष्टी निकली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खरोष्टी पूरी तरह से डिपेंडेंट है अरमेक अल्फ़ाबेट पे। अरमेक के बारे में जान लीजिए कि जो अरमेक है वो उसकी रेटिंग है 800 BC से लेकर के 600 AD, मीन्स 800 BC टू, ठीक है, 600 AD इसकी रेटिंग है। किसकी? अरमेक की। अरमेक के बारे में आप एक एग्जांपल जान लीजिए कि इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जो कि ग्रीक और अरमेक में है। कहाँ पे है? कंदाहार, अफगानिस्तान में, ठीक है, जिसे सारेकुना अभिलेख भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारेकुना और कंदाहार अभिलेख एक ही है, जो कि इकलौता अभिलेख है जो कि बाइलिंगुअल में है। बाइलिंगुअल मतलब दो भाषाओं में मोटा मोटा है, दो स्क्रिप्ट में है, जो ग्रीक और अरमेक में है। कहाँ है? कंदाहार, अफगानिस्तान। तो इससे आपको एक बात तो मालूम होता है कि जो कंदाहार का एरिया है, अफगानिस्तान का एरिया है, वो अशोका के टाइम में उसके अंडर में था। तो अभी तक हम लोगों ने 12 क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि जो इंस्क्रिप्ट मिल रहे हैं उनकी रेटिंग क्या है। कभी कभी जो है कि लगाने के लिए क्रोनोलॉजी दे देता है कि सबसे पहला अभिलेख कहाँ पे लिखा गया, उसके बाद कहाँ पे लिखा गया, इस तरीके से। तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं।